जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु जो 2026 में आयोजित होनी है उसके संबंध में कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुविकल्पी हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं आज की कक्षा का। पहला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? वे घटक जो पर्यावरण जिनका सम्मिलित रूप पर्यावरण होता है। ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है? जैविक और अजैविक। ऑप्शन बी कह रहा है जल और वायु। ऑप्शन सी कह रहा है मिट्टी और चट्टान। ऑप्शन डी कह रहा है पौधे और जानवर। अब पर्यावरण की घटक की बात की है तो पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह तो परिभाषा हो गई। तत्पश्चात हम समझ सकते हैं प्रत्येक वह वस्तु जो हमें चारों ओर से घेरे हुई है, चाहे वह परोक्ष रूप से चाहे अपरोक्ष रूप से हो, वह पर्यावरण का हिस्सा है। तो परोक्ष में आ जाते हैं जैविक, अपरोक्ष में अजैविक। यानी कि पर्यावरण का जो मुख्य घटक हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्या? जैविक और जैविक, जैविक और अजैविक पर्यावरण के मुख्य घटक होंगे। क्लियर हो गया कि अब जैविक और अजैविक में जल, वायु, मिट्टी, चट्टान, पेड़ पौधे, जानवर, कुत्ता, हाथी, बिल्ली सब आ जाते हैं। बिना किसी संशय के आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? यानी हमारा जो वायुमंडल है इसमें जो गैस का अनुपात है, सबसे ज्यादा किस गैस का अनुपात है बताइए। जब अनुपात की बात करेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी आर्गन। यह मान लीजिए कि यहाँ एक पैरामीटर है गैसों का, तो यहाँ पर लगभग 78% आपको क्या मिलेगी? नाइट्रोजन। 21% के आसपास मिलेगी क्या? ऑक्सीजन। और दशमलव में मिलेंगे आपको कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। यानी कि स्पष्ट है कि सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत ओजोन परत जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। ये जो मंडल पढ़े आपने, और उन मंडलों में एक मंडल में पाई जाती है ओजोन परत जो यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यह जो ओजोन परत है यह किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी कह रहा है समताप मंडल में, ऑप्शन सी कह रहा मध्य मंडल में और ऑप्शन डी कह रहा आयन मंडल में। इस प्रश्न के लिए हम जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल सही होगा। यह जो है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? यानी वह कौन सी गैस है जिसके अभाव में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न नहीं कर सकते हैं? बताइए, क्या वह ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है? जैसे मानो श्वसन क्रिया संपन्न करता है तो ऑक्सीजन को अंदर संग्रहित करता है, अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो वह गैस होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? जल क्यों प्रदूषित होता है? क्या वृक्षारोपण के कारण प्रदूषित होता है या फिर औद्योगिकरण अपशिष्ट के कारण
या फिर वर्षा के कारण, या फिर पवन यानी कि हवाओं के कारण। यदि बात करें जल प्रदूषण जो होता है वृक्षारोपण से नहीं होता है, यह होता है औद्योगिक अपशिष्ट से, कारखानों से निकलने वाले कचरे से होता है, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के बहुतायत मात्रा में अपशिष्ट निकलता है, नदी नालों से होते हुए वह जलाशयों में मिलता है और हमारा जल जो प्रदूषित हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाए कि यह ईवीएस की क्लास है। ईवीएस की क्लास है, तो ईवीएस की क्लास से ही आपको संबंध पता लग जाना चाहिए कि चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, अब पर्यावरण में किससे संबंधित है? क्या जल संरक्षण से संबंधित है, या फिर वन संरक्षण से संबंधित है, या फिर ऊर्जा संरक्षण से, या फिर वन्य जीव शिकार से? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में सन 1973 में उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था पौधों को बचाने के लिए। सन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो कह सकते हैं यह वन संरक्षण, वहाँ पर क्या हुआ था, लोग पौधों से चिपक गए थे कि इन पौधों को काटा ना जाए, इसमें मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम अग्रणी है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? यानी कि ऐसी कौन सी गैसें हैं जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी कह रहा हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी कह रहा मीथेन और नियान। बताइए। अम्लीय वर्षा के कारण ही वर्तमान में ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला होने लगा है, वह अपना रंग परिवर्तन करने लग गया है। उसके लिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के कारण ही जो सफेद संगमरमर है धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, और यही असर आपको ताजमहल पर भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है। अब क्या अर्थ है? केवल पेड़ पौधों की संख्या, जीवों की विविधता, केवल जानवरों की संख्या, या फिर केवल सूक्ष्म जीवों। जैव विविधता यानी कि विविध प्रकार के जीवों की संख्या या उनका विवेचना या उनसे संबंधित आंकड़े या उनकी जातियां। तो जैव विविधता जो है मुख्य रूप से वह जीवों की विविधता से संबंधित है। जैव मतलब जीव, विविधता मतलब विविधता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? हरित गृह गैसों में वृद्धि, अधिक वर्षा, हिमपात या फिर भूकंप। ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य द्वारा कहे गए प्रकृति के तमाम संसाधनों का उद्वहन अत्यधिक और अनियमित मात्रा में करना, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी का मौसम, वातावरण परिवर्तित होने लगता है, उस स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? क्या हरित गैसें हैं, अधिक वर्षा है, या फिर हिमपात है, या फिर भूकंप है? तो जब मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, मौसम, तापमान, वातावरण में परिवर्तन होता है, तभी ग्लोबल वार्मिंग की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात हरित गृह गैसों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, ट्रिपल आर का सही क्रम क्या है? यहाँ पर 3R दिया गया है, इसका सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या है? ट्रिपल आर क्या रीड, रन, रेस्ट है, या रिड्यूज, रीयूज,
रिसाइकिल है, अथवा रिपेयर, रिटर्न, रिकवर है, या फिर रिम्यू, रिप्लेस या रिपीट है। ट्रिपल आर या किसी भी वस्तु के उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्निर्माण से संबंधित होता है, इसीलिए इसे ट्रिपल आर की संज्ञा दी गई है। और ट्रिपल आर का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। प्रयोग, पुनः प्रयोग और रिसाइकिल करके फिर प्रयोग, रिसाइकिल किया जाए, अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही होगा। ट्रिपल आर याद रखना, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। सौर ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? यदि हम सौर ऊर्जा की बात करेंगे, अनवीनीकरण है, या फिर नवीनीकरणीय है, या फिर जीवाश्म है, या फिर खनिज है? बताइए। सौर ऊर्जा यह नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है? अपघटनीय याद रखिएगा, अपघटनीय। प्रश्न कह रहा अपघटनीय। कौन सा जैव अपघटनीय है? बताइए। अपघटनीय क्या? प्लास्टिक, कांच, सब्जियों के छिलके, एल्यूमिनियम। अपघटनीय जो पुनः उसको एक रूप से दूसरे रूप में इस्तेमाल किया जा सके, या फिर उसको सड़ाया गलाया जा सके, ऐसा कह सकते हैं। तो प्लास्टिक सड़ाया गलाया नहीं जा सकता, यही हाल कांच का होगा, ये एल्यूमिनियम का होगा। हमारे पास बचता है क्या? ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों के छिलके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल में ही गुजरा है, एक सप्ताह हुआ होगा। क्या 22 अप्रैल को मनाएंगे आप, या फिर 5 जून को मनाएंगे, या 16 सितंबर को, या 21 मार्च को? यदि पर्यावरण दिवस की बात की जाए, विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून। और पर्यावरण दिवस पर पौधे जरूर लगाने चाहिए, अपने नाम, अपने पूर्वजों के नाम, अपने अग्रजों के नाम। वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है? पहले तो हमारा वातावरण हरा भरा होता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। जब ये पौधे कभी सूखते हैं या आप इनको कभी इस्तेमाल करना चाहें तो आपको आर्थिक लाभ भी होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत। सबसे बड़े मीठे पानी का स्रोत क्या समुद्र है? समुद्र का पानी हमेशा खारा मिलेगा आपको, खारा होगा, अर्थात या नहीं होगा। क्या हिमनद होगा? क्या नदियाँ होंगी, तालाब होंगी? तो ये हिमनद और नदियाँ जो है ये असुरक्षित जल है, यह प्रदूषित हो सकता है। और यहाँ पर बात करेंगे हिमनद यानी ग्लेशियर की, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब हिमनद अपने ग्लेशियरों से निकलते हैं बर्फ पिघलते हुए, तो यह बिल्कुल मीठे और ताजे पानी का स्रोत होते हैं। और सबसे बड़े मीठे पानी का स्रोत यही है, हिमनद, जिसे ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा है? यानी कि वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग क्या हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है, या गुर्दे हैं? जब हवा गंदी होगी, जहरीली होगी, धुआंधार होगी, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित फेफड़े होंगे आपके, लंग्स, क्योंकि मानव का जो श्वसन क्रिया है या फेफड़ों के माध्यम से ही संपादित होती है।
जब वायु प्रदूषित होगी तो मनुष्य को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होगी। अतः वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग क्या है? फेफड़े। प्रश्न है, वृक्षारोपण का प्रमुख लाभ क्या है? क्या ध्वनि बढ़ाना है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, तापमान बढ़ाना है, या फिर जल प्रदूषण बढ़ाना है? जब आप पौधे लगाते हैं तो ध्वनि के बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। तापमान, जब पौधे लगाएंगे तो तापमान नीचे की ओर आएगा, कम होगा, याद रखिए। जल प्रदूषण, जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो मिट्टी का कटाव रुकता है, मृदा अपरदन रुकता है, यहाँ पर जल प्रदूषण का कोई सवाल ही नहीं बनता। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड कम करना होता है। जब पौधे लगाते हो आप तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो ये वृक्षारोपण का प्रमुख लाभ है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है? जो खाद्य श्रृंखला हमारी बनती है उसकी शुरुआत किससे होती है? क्या उपभोक्ता से होती है, या फिर अपघटक से होती है, या फिर उत्पादक से होती है, या फिर मांसाहारी से होती है? अब आप समझिए, जो खाद्य श्रृंखला हमारी बनती है तो सबसे नीचे जो है उत्पादक आएंगे, फिर इनके ऊपर उपभोक्ता, भटक, मांसाहारी, ये वो सब आएंगे। लेकिन जो शुरुआत होती है वह उत्पादक से होती है। याद रखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्पादक। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा उत्पादक से होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत अच्छा है। कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? क्या प्लास्टिक से बनाई जाती है, जैविक कचरे से बनाई जाती है, या फिर धातु से बनाई जाती है, या फिर कांच से बनाई जाती है? यदि हम कंपोस्ट खाद की बात करें, खाद की निर्माण की बात करेंगे तो प्लास्टिक से किसी भी खाद का निर्माण नहीं होता है, न धातुओं से खाद बनाई जाती है, और कांच से तो कतई नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन बी बचता है, जैविक कचरे से। जैसे आपके फल, फ्रूट, सब्जियां इत्यादि के छिलकों से जैविक खाद का या कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? यानी ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? बताइए। ध्वनि प्रदूषण जो है, जो चिल्लाहट है, शोर शराबा है, उसको डेसिबल में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर भी सही होगा, डेसिबल। मीटर में दूरी को नापते हैं, जूल में कैलोरी को मापते हैं, और वोल्ट में विद्युत ऊर्जा इत्यादि को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय, अत्यधिक प्लास्टिक उपयोग करना, अधिक ईंधन जलाना, या फिर पेड़ लगाना, या फिर कचरा जलाना? पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय, प्लास्टिक पर्यावरण के नासूर के लिए नासूर का काम करती है। इसी प्रकार अधिक ईंधन सीमित मात्रा में, जितना जलाओगे उतना कम होता जाएगा। और प्रकृति ने हमें जो चीज़ें उपहार में दी हैं, हमारा परम कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों को हम इसे उपहार में सौंपें। अतः ईंधन जैसे बहुमूल्य खनिजों को हम संजो कर रखें, कम से कम इस्तेमाल करें। पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय होगा क्या? पेड़ लगाना। आगे बढ़ते हैं।
और प्रश्न अगला देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? क्या कोयला है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या फिर जल ऊर्जा है? जीवाश्म जो कालांतर में हुए पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में उठापटक के कारण पेड़ पौधे अनेक जीव जंतुओं के दबने से उनका निर्माण हुआ हो, कोयला। ऑप्शन नंबर ए सही हो। जीवाश्म ईंधन का प्रमुख उदाहरण है कोयला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस शामिल है? क्या हीलियम है, मीथेन है, नियान है या फिर आर्गन है? ग्रीन हाउस गैसों में आपकी मीथेन शामिल है। ऑप्शन नंबर बी। क्या मीथेन शामिल है ग्रीन हाउस गैसों में। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का प्रभावी तरीका कौन सा है? जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? वर्षा जल का संचयन करना, नल खुला छोड़ देना, अधिक भूजल दोहन करना यानी भूमिगत जल को निकालना, उसको वेस्ट करना, नष्ट करना, दुरुपयोग करना, जल बर्बाद करना। यदि जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल का संचयन करना, वर्षा जल को जमा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, वनों की कटाई से क्या लाभ है? वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? जब वनों को काटते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं? वनों को काटते हैं तो मृदा अपरदन होता है, वर्षा में कमी होती है, तापमान बढ़ता है, वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अनुपात बिगड़ता है। तो यहाँ पर जो हमने बताया इसमें क्या कॉमन है? मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर बी। वर्षा की नियमितता, जब पौधे काटोगे तो वर्षा अनियमित हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा, जब पौधा काटोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा नीचे आएगी, ना कि ऊपर जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? क्या वनों का है, प्लास्टिक का है, धुआं का है, रासायनिक अपशिष्ट का है? अब यहां पर एक ही सकारात्मक आपको विकल्प मिलता है, विकल्प होगा ए 1। यही संतुलन बनाते हैं। प्लास्टिक, धुआं और रासायनिक अपशिष्ट तो पर्यावरण को असंतुलित कर देता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? अक्षय मतलब जिसे कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, मुफ्त में हमें मिलती रहे, जिसका जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा ऊर्जा का स्रोत। क्या पेट्रोलियम है या सीमित मात्रा में है, कभी भी खत्म हो सकता है, सीमित मात्रा में है? प्राकृतिक गैस, यह भी सीमित है। जो भी खनिज है सीमित मात्रा में, कोयला यह भी सीमित मात्रा में है। पवन ऊर्जा यानी हवा, पवन चक्की लगाओ, जब तक पृथ्वी रहेगी हवा चलेगी, आपको पवन के माध्यम से ऊर्जा मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य परिणाम क्या है? हरित ग्रह, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, समुद्र का सूखना, चंद्रमा का ठंडा होना, वायु का समाप्त होना। हरित ग्रह का मुख्य परिणाम क्या है? हरित ग्रह, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। अगला प्रश्न, प्लास्टिक कचरे को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है?
प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय एकल उपयोग प्लास्टिक से बचना, अधिक प्लास्टिक खरीदना, प्लास्टिक जलाना, प्लास्टिक खुले में फेंक देना। सामान लाए बाजार से, सब्जियां घर में रखी, फ्रिज में डाली और प्लास्टिक को फेंक दिया। और प्रश्न क्या करा, प्लास्टिक कचरे को कम करने का सबसे अच्छा उपाय। भैया जब प्लास्टिक ज़्यादा खरीदोगे तो इस्तेमाल भी ज़्यादा करोगे। प्लास्टिक जब इस्तेमाल करोगे कचरा होगा, जलाओगे भी, खुले में फेंकोगे कचरा बनेगा, फैलेगा, वो मिट्टी को, पर्यावरण को असंतुलित करेगा। प्लास्टिक के कचरे को कम करने का सबसे उत्तम तरीका जो है वह एकल उपयोग प्लास्टिक को खरीदने से या इस्तेमाल करने से बचना है, जिसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। सिंगल यूज यानी एक बार इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया, एक बार इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया। ऐसी प्लास्टिक से हमें बचना है। इसके लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं। 50 माइक्रोन से नीचे प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होगी, ऐसे ऐसे नियम बने। लेकिन फिर भी प्लास्टिक बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में कौन कौन शामिल होते हैं? इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन शामिल होते हैं बताइए। केवल जीवित प्राणी, केवल निर्जीव वस्तुएं, जीवित और निर्जीव वस्तुएं दोनों, केवल पौधे। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पर सजीव और निर्जीव दोनों शामिल होंगे। तो यह हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, सजीव और निर्जीव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल अभ्यास है? खुले में कचरा जलाना। भैया खुले में कचरा जलाओगे धुआं बनेगा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और पर्यावरण वायुमंडल प्रदूषित होगा, अर्थात यह नहीं हो सकता। अगला है अधिक रासायनिक प्रदूषण फैलाना। भैया सीधे सीधे कह रहा, रासायनिक सबसे खतरनाक प्रदूषण, प्रदूषण को फैलाओगे गलत। पुनर्चक्र यानी रिसाइकलिंग करना। जैसे मान लो आपने पेपर लिया, समाचार अखबार या समाचार पत्र लिया, पढ़ा, पुराना हो गया, उसको आपने भिगोया, मुगरी वगैरह से कूटा और नया पेपर बना लिया, रिसाइकिल करना। या समाचार पत्र लाए, पढ़ा, पुराने हो गए तो उनको काट कर फाड़ कर लिफाफे बना लिए और किसी किराने की दुकान में पहुंचा दिए, आपको कुछ पैसे भी मिल गए और उस समाचार पत्र का रीयूज या फिर रिसाइकलिंग भी हो गई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नदियों में कचरा फेंकना कदापि नहीं भैया, नदियों को प्रदूषित करना है। दिल्ली वालों से पूछो यमुना का क्या हाल है। चलिए आज की कक्षा समाप्त होती है। जय हिंद।